नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। डॉक्टर्स के सबसे बड़े संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। पीएमएस संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हुए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर्स के संबंध में ये चिट्ठी लिखी है। संगठन की ओर से इस चिट्ठी में लिखा गया है कि डॉक्टर्स और उनके परिजनों को अस्पताल में बेड आरक्षित किए जाएं। तो पीएमएस जो डॉक्टर्स का एक संगठन है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में डॉक्टर्स और उनके परिजनों के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित करने की मांग की गई है, क्योंकि इससे पहले कई जगहों पर ऐसी खबरें आई थी, कई सारे वीडियोस आए थे जिसमें डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, लगातार कोरोना मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने परिजनों को, कई जगहों पर डॉक्टर्स खुद अपने लिए भी जब वो कोरोना से संक्रमित हो गए तो उन्हें बेड नहीं मिला या फिर वो बेड के लिए जद्दोजहद करते रहे। इसी को देखते हुए संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये चिट्ठी लिखी गई है और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि डॉक्टर्स और उनके परिजनों को अस्पताल में बेड मिले। इसको लेकर अस्पतालों में कुछ बेड्स की संख्या सिर्फ उनके लिए आरक्षित की जाए। मेरठ से अगली खबर है। नाराज भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीत शारदा ने ट्वीट किया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप पर विनीत शारदा भड़क गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीत शारदा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप पर भड़क गए हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जय प्रताप जी, फोन पर बात हुई थी, 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत ही गंदे तरीके से जवाब दिया। इंसानियत को ये शर्मसार करने वाला जवाब स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिया गया है। विनीत अग्रवाल शारदा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए हमला बोला है स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप पर और इसके लिए बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग भी किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 34,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। 34,379 नए केस पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुए। हालांकि 16,514 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस की बात करें तो तकरीबन 2,60,000 के करीब है। 2,59,810 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। अब तक 10,541 लोगों की कोरोना के कारण जान भी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है और ये देखिए, एक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस महामारी से लोगों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है। 6 करोड़ से कोरोना से पहले भारत गरीबी खत्म करने में आगे था, लेकिन इसके बाद स्थिति खराब हो गई। 2006 से 16 के बीच में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे, लेकिन 2020 में गरीबी पर भारत की कामयाबी फीकी रह गई क्योंकि कोरोना का दौर शुरू हो गया। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, लगातार जद्दोजहद जरूर सरकारी स्तर पर हो रही है, लेकिन जो कोरोना के केसेस हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। बिल्कुल है, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 24 घंटे पर बैठक ले रहे हैं
फीडबैक ले रहे हैं पूरे प्रदेश भर का, खासतौर पर उन 10 से 12 जिलों का जिनसे लगातार कोरोना के केसेस निकलकर सामने आए। अगर हम पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 34,000 का आंकड़ा पार कर गया है, पिछले एक सप्ताह में सर्वाधिक है। क्योंकि अगर हम एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 25 से 30,000 के बीच में आंकड़ा पिछले एक सप्ताह से लगातार आ रहा है कहीं ना कहीं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम पहले देखेंगे तो 5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित उत्तर प्रदेश में ठीक हो चुके थे, लेकिन दोबारा से कहीं ना कहीं उस आंकड़े की तरफ ये दूसरी वेव के दौरान फिर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम इन आंकड़ों में सर्वाधिक जिले देखेंगे तो लखनऊ 5,000 के करीब आंकड़ों के साथ अब भी नंबर 1 प्रदेश भर में बना हुआ है, वो भी संक्रमण के दर को लेकर। वहीं वाराणसी दूसरे नंबर पर है, कानपुर तीसरे नंबर पर है, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, झांसी ये वो जिले हैं जहां से लगातार के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रशासन लाख दावे कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, चाहे वो अस्पतालों की हम बात करें या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करें या फिर टेस्टिंग के बाद उनको भर्ती करने की, होम आइसोलेशन में रखने की बहुत सारी जद्दोजहद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण फिलहाल कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम कहें कि उत्तर प्रदेश के करीब दर्जन भर ऐसे जिले हैं जहां की व्यवस्था बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है, जहां अस्पताल में बेड नहीं है। ज्यादातर जो निजी अस्पताल हैं वहां से शिकायतें हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार महामारी की स्थिति में और ज्यादा गंभीर परिस्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, खासतौर पर वो मरीज जिनको कोई ना कोई क्रिटिकल बीमारी पहले से है, उनके लिए ज्यादा परेशानी है, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को, शासन को लिख रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको उपलब्ध कराई जाए। उनके हॉस्पिटल में जो बाकी चीजें नहीं है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर वेंटिलेटर्स जैसी जो मूलभूत सेवाओं की जरूरत है, कहीं ना कहीं उनके लिए लगातार। चलिए एस.के. वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर बाकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। विश्वविद्यालय में इस वक्त सिर्फ 2 घंटे का ही बैकअप बचा है। विश्वविद्यालय में इस वक्त 120 ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं। पहले मैक्सवेल, फिर मेयो, फिर चरक, चंदन और अब इंटीग्रल अस्पताल में ने भी ऑक्सीजन को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये वो अस्पताल हैं जहां पर अगर इन तमाम अस्पतालों को मिला दें तो सैकड़ों में इनकी संख्या होगी जहां पर मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट में है। और इस इंटीग्रल विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर 120 ऐसे पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन की सपोर्ट में है और अस्पताल की ओर से बताया गया है, विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि सिर्फ 2 घंटे का बैकअप इनके पास बचा हुआ है। महामारी के वक्त में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को लेकर पूरा देश इस वक्त बात कर रहा है, उसकी कमी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की तिलक से इस वक्त गुजरा। ऐसे में गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कन्वर्टर से ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करेगा। दरअसल संजय नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल कैंसर का हॉस्पिटल है जहां पर ये ऑक्सीजन कन्वर्टर रखे हुए हैं। यशोदा प्रबंधन ने फैसला लिया है कि नेहरू नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल पूरी तरीके से कोविड-19 के लिए रिजर्व है। के बाद इन ऑक्सीजन कन्वर्टर मशीन को नेहरू नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के संजय नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल में और हम यहाँ पर आपको जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की मारामारी मच गई है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यशोदा जो संजय नगर में हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन कन्वर्टर है उसको ट्रकों में रखा जा रहा है और इसको यहाँ से सीधा जो नेहरू नगर हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि संजय नगर हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है जबकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नेहरू नगर में है। और इस समय ऑक्सीजन कन्वर्टर इस समय की इतनी बड़ी ज़रूरत है जब पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यशोदा से ही ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर तैनात अजय चौधरी जी। अजय जी, ये बताइए ऑक्सीजन कन्वर्टर क्या है और किस तरह से ये मदद करेगी लोगों को?
बेसिकली जैसे आप सब जानते हैं कि आज के समय में ऑक्सीजन कितना हाहाकार मचा हुआ है और पूरे देश में आप जानते हैं कि ये बेसिकली यशोदा संजय नगर जो है कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक टेस्ट ज़्यादा आते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन कन्वर्टर क्या होता है, ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है और इसकी जो क्षमता है लगभग 1 घंटे के अंदर ये 18 से 20 सिलेंडर ऑक्सीजन बनाता है। तो आप मान लीजिए कि 24 घंटे में ये कितना बना सकता है। और आप जैसे जानते हैं कि वो डेडिकेटेड कोविड सेंटर है हमारा नेहरू नगर वाला हॉस्पिटल, और वहाँ पे लोग जो है ज़िंदगी में मौत के बीच जूझ रहे हैं, तो उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमारे MD डॉक्टर रजत अरोड़ा ने ये फैसला लिया है कि इस चीज़ को हम वहाँ यूटिलाइज़ करें, ताकि वहाँ पे जो हमारे पेशेंट है जो ऑक्सीजन के ऊपर है, जिनको 10, 12, 15 लीटर या उससे कम लीटर की जो ऑक्सीजन फ्लो चल रहा है, वहाँ पर ये काम किया जा सके। तो इसी के तहत हम सब ये काम कर रहे हैं। बेशक ये बहुत अच्छा कदम है, और जो ऑक्सीजन से जूझ रहे जो मौतें हो रही हैं यकीनन जो है वो राहत मिलेगी। यहाँ पर से ऑक्सीजन कन्वर्टर ले जाया जा रहा है, इसके अलावा और आगे की क्या प्लानिंग है जिससे लोगों को और ज़्यादा राहत मिलेगी? देखिए, ये तो आज सब जानते ही हैं कि जैसे कि इसके अलावा हम लोग क्या है कि यहाँ पे RT-PCR भी हम लोग कर रहे हैं प्लानिंग। अभी गाज़ियाबाद के अंदर अभी कोई RT-PCR नहीं कर रहा है। अभी हम लोग RT-PCR क्योंकि हमारी डेडिकेटेड केमिस्ट्री लैब्स है जहाँ पे हम लोग डेली मतलब 5 से 7,000 सैंपल्स हम लोग करते हैं। और हमारे MD डॉक्टर रजत का भी ये विजन भी है कि इस समय में अपने गाज़ियाबाद में लोगों को जितनी मदद किया सके, यशोदा अस्पताल जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद करेंगे। और इसके लिए आगे जो वैक्सीन का है दौर आने वाला है, उसमें भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे लोगों को 18 साल से ऊपर के लोगों को, हमारे युवा को कैसे वैक्सीन लगे, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। और हम बड़े आश्वस्त हैं कि हमारे डॉक्टर रजत के गाइडेंस में और उनके केबल गाइडेंस में हम लोग काफ़ी अच्छा करके गाज़ियाबाद शहर के लिए जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे हमारे गाज़ियाबाद के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और सारी सुविधाएँ उनको यहीं पर मिले, और अपना भरपूर प्रयास हम इसलिए करें। देखिए, बिल्कुल सोच से भी परे है कि ये जो ऑक्सीजन कन्वर्टर है कितना काम आने वाला है, और लोगों के लिए कई जिंदगियां जो बचाने का जो काम है ये ऑक्सीजन कन्वर्टर करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो यशोदा जो नेहरू नगर है वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि 1 घंटे में करीब ये 30 सिलेंडर ये ऑक्सीजन कन्वर्टर बनाता है, और 24 घंटे में करीब 250 सिलेंडर ये भरेगा, जिससे जो लोग हैं ऑक्सीजन की कमी से जो जूझ रहे हैं वो यकीनन इनका जो लाभ है वो उठा पाएंगे। और फिलहाल इस ऑक्सीजन कन्वर्टर को शिफ्ट किया जा रहा है, और आगे भी RT-PCR वैक्सीनेशन और भी जो प्लांट है उनको लगाने की तैयारी जो है वो यशोदा हॉस्पिटल कर रहा है, जो कि यकीनन इस महामारी के दौर में एक बहुत बड़ा कदम है। याद राम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया। समय हम खड़े कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बात होनी चाहिए। हर मुश्किल दौर का हल निकालने की पहल सबसे पहले हमें खुद से करनी होती है। तो आज हम खुद की समीक्षा करेंगे। सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं, ये तो हम जान ही रहे हैं। ये भी देखेंगे कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसी मुसीबत में सरकार की ओर टकटकी लगाए रखना ही हमारा काम है? कोरोना को हराना बहुत आसान है, ज़रूरत है बस थोड़ा सा समझदार होने की, थोड़ा सा जिम्मेदार बनने की। आसमान में निराशा के काले बादल मंडरा रहे हैं। हर तरफ शोर, चित्कार, आंसुओं का सैलाब नजर आ रहा है। मन अभी जीना चाहता है, लेकिन तन साथ छोड़ता जा रहा है। दुनिया भर में पसरे इस मातम में हिंदुस्तान भी शामिल दिख रहा है। हमें बचाना होगा उन लोगों को जो जिंदगी की आखिरी उम्मीद लिए अस्पताल की बेड से हमारी ओर निहार रहे हैं। हमें रोकना होगा आंसुओं के उन सैलाब को जो नदी की धारा की तरह बहने वाली है। हमें रोकना होगा उस भीड़ को जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी बैठी है। हमारी मजबूरी है घर से बाहर निकलना, क्योंकि भूख की आग से जल रहा पेट कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या हम थोड़ा सतर्क नहीं रह सकते? सिर्फ 2 गज की दूरी तो बनाना है, अपने चेहरे को मास्क से ढकना है, जिससे हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। क्या हम चाहेंगे कि दिन भर की मेहनत और मजदूरी से जो पैसे हमने कमाए हैं वो पैसे हमसे जुर्माना के तौर पर वसूले जाएं? अपनी सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। हमसे कितनी बार आग्रह किया जा रहा है कि कृपया मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें, लेकिन हम इतने लापरवाह हैं कि अपनी ही जान से खिलवाड़ करने पर तुले हैं। आइए आज से प्रण लेते हैं कि हर हाल में हम खुद को सुरक्षित रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी बार बार कह रहे हैं कि आपकी सावधानी ही आपके जीवन की रक्षा करेगी। आप सावधान हो जाइए। खासकर बच्चों से विशेष तौर पर अपील कर रहे हैं कि आप अपने जिद से अपने घर के बड़ों को बिना काम के बाहर मत जाने दें। सुनिए प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में क्या कहा। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात
विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। क्या हमें अपने आसपास के हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या हमें हमेशा सरकार के इंतजाम पर ही निर्भर रहना चाहिए? आप खुद सोचिए, 130 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को अस्पतालों में बेड मिलेंगे, या ऑक्सीजन दिए जाएंगे, या आईसीयू में भर्ती किए जाएंगे? किसी भी सरकार के पास इतने इंतजाम नहीं होते। हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को इस त्रासदी से उबारना होगा। अपनी सावधानियों से एक दूसरे को सतर्क करके, सिर्फ मास्क और 2 गज की दूरी को पालन करके। हिंदुस्तान ने पहले भी कई तकलीफें झेली है। एक बार फिर हम सब पर आफत आई है, लेकिन यकीन मानिए ये आफत भी बहुत जल्द खत्म होगी। हमारे हौसले से, कोरोना नियमों के पालन करने से, बच्चों की उस जिद से, बिना काम के घर से कोई भी सदस्य बाहर ना निकले। सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आपसे आग्रह कर रहा है, आपके जीवन को सुरक्षित करना चाहता है। प्लीज आप भी थोड़ा जागरूक हो जाइए। जालौन में राज्य के मेडिकल कॉलेज का डीएम ने निरीक्षण किया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने ऑक्सीजन की स्थिति का हाल जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया। मेडिकल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर डीएम ने नाराजगी भी जताई है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। प्रधान पद के प्रत्याशी से मारपीट के मामले पर कार्रवाई हुई है। 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिद्धार्थनगर का यह मामला है जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रधान पद के प्रत्याशी से मारपीट की गई थी और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो सिद्धार्थनगर की खबर है, देखिए प्रधान पद के प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई थी। अभी तृतीय चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को यहाँ प्रस्तावित है। उसको दृष्टिगत अभी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कल एक गांव में 2 पक्षों में हीटिंग आर्गूमेंट हुआ है। कपिया मिश्र गांव है और उसका मजरा है देवकली। वहां का एक प्रमोद है प्रत्याशी, तो उसके घर पे घुस के कुछ लोगों ने मारपीट किया था। इसकी सूचना कल प्राप्त हुई थी और तत्काल हमारे क्षेत्राधिकारी राणा महेंद्र के नेतृत्व में हमने पुलिस बल को वहाँ पर भेजा और वहाँ से मौके से 3 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और उनको थाने पर लाया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी तृतीय चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को यहाँ प्रस्तावित है। उसको दृष्टिगत अभी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कल एक गांव में 2 पक्षों में हीटिंग आर्गूमेंट हुआ है। कपिया मिश्र गांव है और उसका मजरा है देवकली। वहाँ का एक प्रमोद है प्रत्याशी, तो उसके घर पे नोएडा पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि यात्रियों को लेकर दिल्ली से बिहार जा रही एक बस फिल्म सिटी के पास खराब हो गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे टीआई आशुतोष और उनके साथ मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बस में सफर कर रहे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य लोगों के लिए बिस्किट, पानी और खाने के पैकेट का इंतजाम कराया। उन सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अन्य बस की व्यवस्था की। टीआई आशुतोष और उनके साथ मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए इस सराहनीय काम के लिए बस में सफर कर रहे लोगों ने उनकी सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।
तो यूपी विशेष में भी बस इतना ही।